नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बिना समय इन्वेस्ट किए, नुकसान किए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे थे। श्वसन तंत्र में हम लोगों ने श्वसन के बारे में सीखा था। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, इनस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यानी सांस लेने और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। उसमें हम लोगों ने जो श्वसन अंग हैं, श्वसन अंगों को हमने सीखा था, श्वसन मार्ग को हमने सीखा था। तो आज श्वसन मार्ग को रिपीट करते हुए, उसको समझते हुए हम आगे आज अपने जो सेशन है उसे पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो श्वसन मार्ग थे, श्वसन मार्ग को कुल 10 पार्ट में पढ़ा था कि कुल कितने श्वसन मार्ग हैं, तो 10। वो कौन कौन से थे, तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियो, ब्रोंकियोलेस, एलुवियली, ब्लड और कोशिका। कुल कितने थे, 10 कुल श्वसन मार्ग थे। चलिए इसको हम समझते हैं, इसको चित्र के माध्यम से और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो नासा छिद्र, जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी सांस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो नाक से उसकी नासा छिद्र से शुरुआत होती है। तो ये इमेज है, इमेज यहाँ मुख है, मुख और नाक है, ये दोनों शुरुआत करते हैं यह सांस को अंदर प्रवेश करने के लिए। तो ये नासा छिद्र, तो वही है कि नासा छिद्र, नोज ट्रिल, नासिका कपाट, नोजल वाल्व। उसके बाद यहाँ बताया था कि यहाँ पर ऊपर नासिका कपाट है, जो नासिका कपाट है यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस के कारण यहाँ के जो भाग होता है वो चिपचिपा होता है, चिपचिपा, ताकि बाहर के जो भी धूल के कण वगैरह आए वो धूल के कण यहाँ पर चिपक जाए, वो अंदर प्रवेश न कर पाएँ, अंदर न जा पाएँ, और वही अंदर चल जाएंगे तो व्यक्ति की सेहत को नुकसान पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो नासिका कपाट पर मिलता है क्या, म्यूकस मिलता है, जो उस धूल के कण को अपने में चिपकाने का काम करता है। तो वही है नासिका कपाट। ग्रसनी, फेरिंग्स, तो ये ग्रसनी है, ग्रसनी, इसी के माध्यम से हम सांस को अंदर लेते हैं। यह जा करके जो मुख है, उस मुख से जो नली है, ग्रसनी है, उसे जा करके जुड़ जाता है, तो ग्रसनी। इसके बाद स्वर तंत्र, लैरिंग्स। लैरिंग्स बताए थे कि जहां हम लोग बोलते हैं ये वाला भाग, इसी के साथ खाना भी जाता है और इसी के साथ जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो हवा को भी ग्रहण करने का काम करते हैं। जब बोलते हैं तो बोलने में सहायता प्रदान करता है कौन, लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स। इसके बाद ट्रेकिया, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया, यहाँ ये जब से आप आगे आएंगे इस ग्राफ में लेके आगे, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। और यह जो पाइप नुमा दिख रही है संरचना, इस पाइप नुमा संरचना को बिल्कुल पाइप जैसी संरचना देने के लिए, यानी बीच में स्पेस देने के लिए, यहाँ पर ये जो आपको सी शेप की दिख रही है कार्टिलेज, यहाँ पर सी शेप की कार्टिलेज हड्डी होती है, जो इस पाइप को फैले रहने में सहायता प्रदान करती है। अगर सी शेप की जो कार्टिलेज है अगर नहीं रहेगी तो यह पाइप एक तरह से अपने में चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा ना तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। अब व्यक्ति सांस नहीं लेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस पाइप नुमा जो संरचना है, इस पाइप नुमा संरचना को बिल्कुल पाइप जैसे आकार देने के लिए, बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ पर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, जिस हड्डी को बोलते हैं हाइलम नामक हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम नामक हड्डी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइलम नामक हड्डी। ये हमें लिख दूं, इसी जो सी की संरचना है उससे बोलते हैं हाइलम नामक हड्डी। क्या बोलेंगे, हाइलम, हाइलम नामक हड्डी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्रोंकाई। तो देखिए यहाँ से, जब यहाँ से नीचे आएंगे तो एक हिस्सा इधर हो गया है, ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा इधर हो गया है, तो इन दोनों हिस्सों को बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं, वही है ब्रोंकाई। और फिर है ब्रोंक्यूलस, यानी जो ये ब्रोंकाई है, ये मोटी पाइप नुमा संरचना, इसमें से ये जो दिख रही है संरचना आपको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो ये दिख रही है संरचना, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूलस। यहाँ भी ये जो दिख रहा है संरचना, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस। यहाँ पर इंडिकेट करके लिखा भी है, यहाँ पर इंडिकेट करके, गुच्छे से पहले ये दिख रही संरचना, गुच्छे से पहले जो दिख रही है संरचना, इसी को बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूलस। तो जो ये दो पाइप नुमा संरचना है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। ये सब जो दिख रही है आपको संरचना, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूलस। तो यहाँ भी ब्रोंक्यूलस और यहाँ भी ब्रोंक्यूलस, तो वही है ब्रोंक्यूलस। तीसरा वायु कोष्ठक,
वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक की बात करें या तो उसे वायु कोष्ठक कहें या कहें एलोवेली कहें, या तो कहें वायु कोष्ठक या तो कहें एलोवेली या तो कहें कुपिकाएँ। क्या बोलेंगे? कुपिकाएँ। तो ये जो आपको गुच्छा दिख रहा है, गुच्छा यानी मुहाने पर, इस ब्रोंक्यूलस के मुहाने पर क्या दिख रहा है? गुच्छा नामक संरचना, गुच्छा जैसे दिख रही है संरचना, इसी गुच्छे को बोलते हैं ये और ये सब क्या है? गुच्छे नुमा जो संरचना है, इसी को बोलते हैं वायु कोष्ठक बोलते हैं, या कुपिकाएँ कह लें या एलोवेली कह लें। इनका काम क्या होता है कि जब व्यक्ति यहाँ से नासा छिद्र के माध्यम से या मुख के माध्यम से जब सांस लेता है तो ट्रेकिया के माध्यम से वह सांस अंदर आता है ब्रोंकाई, कुछ सांस इधर जाता है, कुछ सांस इधर जाता है। जो फेफड़ा होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस ब्रोंकाई के माध्यम से यह जो हवा है वो कहाँ जाता है? ब्रोंक्यूलस में। कहाँ जाएगा? ब्रोंक्यूलस। और ब्रोंक्यूलस के माध्यम से ये जो गुच्छा नुमा दिख रही है संरचना, इसमें जाकर के प्रवेश कर जाएगा। जो हवा है वो उसको सूख लेगा। हवाओं को कौन सूखता है? तो गुच्छे नुमा जो संरचना है ये हवाओं को कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी ऑक्सीजन को ये सूखने का काम कर लेती है। तो यहाँ भी ये एलोवेली, यहाँ भी एलोवेली, जितने भी गुच्छे नुमा दिख रही है संरचना उसे बोलते हैं एलोवेली बोलें, वायु कोष्ठक बोलें या कुपिकाएँ बोलें। वह ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने का, सूखने का काम करती है, वह ऑक्सीजन को सूख लेगी। यहीं पर होता है ब्लड। क्या होगा? ब्लड। ब्लड। नेक्स्ट है रुधिर। आप देख पा रहे हैं रुधिर, ब्लड। और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा। और पूरे शरीर में ब्लड है और जहाँ जहाँ ब्लड है वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का रंग होता है वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। और पूरे शरीर में ब्लड दौड़ जाएगा तो जहाँ जहाँ पूरे शरीर में जाएगा वहाँ ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। और अंतिम में क्या मिलेगा? सेल यानी कोशिका, कोशिका। और हीमोग्लोबिन ले जाकर के ऑक्सीजन को किसको दे देगा? तो कोशिका को दे देगा। और हर शरीर में क्या है? कोशिकाएं उपस्थित है। जहाँ जहाँ शरीर के जो अंग हैं हर जगह क्या है? कोशिकाएं उपस्थित है। और आप लोगों ने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था कि कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, जो ऑक्सीजन है उसको लेकर के जाएगा और किसको देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाने का काम करना, ऊर्जा बनाने का काम करना। और जो वहाँ पर ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने का काम करेगा। किसके माध्यम से? यहाँ से जो गया है ऑक्सीजन उसी के माध्यम से। जब उसको बदलने का काम करेगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी, उसमें से CO2 गैस निकलेगा। तो जो CO2 गैस होगा तो जो वहाँ पर हीमोग्लोबिन लेके गया था किसको? ऑक्सीजन को। अब वहाँ से जो CO2 जो गैस निकलेगा उस CO2 गैस को लेकर के पुनः आएगा। किसके पास आएगा? इस एलोवेली के पास, यानी वायु कोष्ठक के पास लेकर के आएगा। और इसके पास आकर के इसको दे देगा। कौन? हीमोग्लोबिन। लो क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देगा। यह ब्रोंक्यूलस के माध्यम से कहाँ पहुँचाएगा? ब्रोंक्यू में पहुँचाएगा। और ब्रोंक्यू में पहुँचा कर कहाँ पहुँचाएगा? ट्रेकिया के माध्यम से क्या कर देगा? ये बाहर निकाल देगा। तो हम सांस लिए थे तो उसमें विभिन्न प्रकार के लिए थे, हम गैस लिए थे। और उसको क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को हम उसको बाहर निकाल देंगे। करते हैं ना, उसको करते हैं ना, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो यह एलोवेली का काम क्या है? तो यह जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, सूखने का काम करता है। और सूख करके किसको देगा? तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड, वो किसको देगा? तो कोशिका को। कोशिका का काम क्या है? उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज को तोड़ देना और वहाँ से CO2 बनता है। और CO2 को पुनः हीमोग्लोबिन देता है किसको? तो एलोवेली को दे देता है। और एलोवेली उस ऑक्सीजन, उस CO2 को इस ब्रोंक्यूलस के माध्यम से ब्रोंक्यू में पहुँचाता है और ब्रोंक्यू के माध्यम से ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है क्या जानते हैं कि जो यहाँ उपस्थित जो ब्लड है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन तो है, लेकिन हीमोग्लोबिन को जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो लकड़ी से, कोयला से जलाने पर यह उत्पन्न होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे ज़्यादा पसंद है किसको? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को ज़्यादा पसंद है। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि जब कहीं ये धुआं वगैरह होता है, और जब धुआं वगैरह होगा, अगर आप वहाँ पर हैं तो जो
ये एलुवेली है ना, एलुवेली, यहाँ इसका काम ही है कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना, तो धुआं भी आएगा वहाँ उपस्थित है तो, और आएगा ऑक्सीजन भी। तो ये जो हीमोग्लोबिन है क्या करेगा कि ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और जो धुआं है कार्बन मोनोऑक्साइड, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चल जाएगा। कौन? हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ही लगाव है, बहुत ही लगाव है, और लेके जाएगा आप पूरे शरीर में बांट देगा, हर कोशिकाओं में बांट देगा, तो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए अधिक मात्रा में धुआं उनके पास, जहाँ धुआं वगैरह ज़्यादा मात्रा में हो ना, वहाँ बैठना नहीं चाहिए, ना उसको अधिक मात्रा में उसको अंदर प्रवेश करना चाहिए, ना उसको सूंघना चाहिए। इसीलिए तो रोड पे सब चलते बोलते हैं गाड़ी वाले, तो जो धुआं वगैरह निकलता है वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, ये हम लोग को पता है, लेकिन हीमोग्लोबिन को पता नहीं है, उसको पसंद करता है, वो उसी को लेके ये चल जाएगा अंदर शरीर में और सबको बांट देगा, लेकिन केवल उसको पसंद है और पूरे शरीर को नुकसानदायक है। तो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो व्यक्ति का सेहत वगैरह खराब हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। किसके माध्यम से? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये फेफड़ा है, या फेफड़ा दो होते हैं, और ये जो बाहरी नुमा आपको दिख रही है संरचना, जो बाहरी नुमा दिख रही है संरचना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वह एक झिल्ली से बना होता है, वो एक झिल्ली से बना होता है, उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। ये जो बाहरी आपको दिख रही है संरचना ये फेफड़ा की, इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन से यह जो फेफड़ा है वो ढका रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए कि यह जो गुच्छेनुमा जो दिख रही है संरचना, जो गुच्छेनुमा दिख रही है संरचना, कभी कभी व्यक्ति को ना जुकाम, सर्दी यानी सब चीज़ हो जाता है, तो ये जो एलुवेली है, ये एलुवेली उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी बलगम हो गया, बलगम वगैरह आकर के, जिसको गांव की भाषा में लोग बोलते हैं खखार बोलते हैं, जो बूढ़ों लोग होते हैं ना, मजे मजे कर निकाल के उसे फेंकते रहते हैं। तो जो ये एलुवेली है, छोटे बच्चों में भी देखिए कभी कभी उनको सर्दी होता है, तो सर्दी में उनका जो ये फेफड़ा होता है ना, और फेफड़ा के अंदर ये जो एलुवेली है, वायु कोष्ठक है, वह वायु कोष्ठक जाम हो जाता है, वायु कोष्ठक जाम, उसी पर सब आकर के बैठ जाएगा, उसी पर आकर सब बैठ जाएगा, सब आकर के बैठ जाएगा। तो जब यह जो ये एलुवेली है, जब उसी पे आकर बैठ जाएगा, तो क्या वह सांस ले पाएंगे? क्या वह ऑक्सीजन को क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे? क्या उस जो ऑक्सीजन उसको सोख पाएंगे? नहीं सोख पाएंगे। तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं टीबिया हो गया। क्या बोलते हैं? कि टीबी हो गया है। क्या बोलते हैं? टीबी। लोग कहते हैं ना कि टीबी हो गया है, खूब अधिक मात्रा में खांस रहा है, खूब ढांस रहा है, उसे क्या बोलते हैं? टीबी। बच्चों को हो जाता है नमूनिया वगैरह हो जाता है, यहाँ पे बलगम वगैरह अधिक मात्रा में बैठ जाते हैं। और जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनमें ये जो एलुवेली है, उनमें जब कफ वगैरह, खखार वगैरह जब जम जाता है, तो मजे का खूब खखार के उसे बाहर निकालते हैं। लोग कहते हैं कि दम्मा हो गया है, दम्मा, एकदम मजे का बलगम निकाल रहा है। तो कब? जब जुकाम वगैरह होता है और वही एलुवेली पर आके जम जाता है, तो व्यक्ति सांस ठीक से नहीं ले पाता है, जिससे बीमारी नाम दिया गया है। उसे क्या बोलते हैं? कि टीबी हो गया है, इसे अधिक मात्रा में ढांस रहा है, या नमूनिया हो गया है, या दम्मा हो गया है, उसको अलग अलग नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे चलें तो इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो जो सांस लेने के जो मार्ग हैं वो कुल कितने मार्ग हैं? तो 10 मार्ग हैं। कौन कौन? तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियो, ब्रोंकियोलिस, एलुवेली, ब्लड और कोशिका। कुल कितने हैं? तो 10 मार्ग हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम नीचे और इसके हम आगे। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो श्वसन मार्ग कुल कितने हैं? 10। श्वसन मार्ग कुल 10। कौन कौन? तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियो, ब्रोंकियोलिस और एलुवेली। चलिए इसको सीखते हैं। अब सीखते हैं डायाफ्राम के बारे में। किसके बारे में? डायाफ्राम के बारे में। डायाफ्राम, जो डायाफ्राम है उसको बोलेंगे DIAPHRAM, डायाफ्राम, DRAM, डायाफ्राम। और डायाफ्राम देखिए, यह जो दिख रहा है, यह जो संरचना, यह चौड़ा जो दिख रहा है संरचना, इसी को बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलेंगे? डायाफ्राम बोलेंगे। ठीक है, इस डायाफ्राम का काम क्या होता है कि यह सांस को बाहर छोड़ने में सहायता प्रदान करता है। 75 से लेकर के 80% तक योगदान किसका होता है? डायाफ्राम का, कि सांस को बाहर व छोड़ने का प्रयास करे। अगर यह डायाफ्राम नहीं रहेगा
टूट जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि ये जो फेफड़ा है जब यह लेता है ऑक्सीजन को, जब ऑब्जर्व करता है तो उसको बाहर निकालने के लिए धक्का देता है, यानी ऊपर से कैसे उठाएगा, धक्का देगा। कौन देगा? डायाफ्राम। किसको? इस फेफड़ा को। और फेफड़ा दबेगा तो इसमें से जो CO2 गैस है वो बाहर निकलेगा। तो सांस को लेने में और सांस को छोड़ने में सहायता प्रदान करता है कौन? तो डायाफ्राम करता है। कौन करता है? तो डायाफ्राम करता है। ठीक है, यहाँ लिखे भी हैं डायाफ्राम। ये जो मोटी दिख रही है संरचना, इसी को बोलते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम, इसका काम क्या है? तो डायाफ्राम गुंबदाकार, लिखे इसको कि डायाफ्राम गुंबदाकार, यानी गुंबद के आकार का, गुंबद के आकार का है। आप देख पा रहे हैं गुंबदाकार पेशीय संरचना होता है, 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 पेशीय संरचना होता है। ठीक है, यह वक्ष गुहा के नीचे, यह यहाँ लिख दें कि यह वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के नीचे तथा अमाशय के ऊपर, अमाशय कर या उदर गुहा कर, तथा उदर गुहा के ऊपर या अमाशय उदर गुहा के ऊपर, उदर गुहा के ऊपर, उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है, स्थित होता है, स्थित होता है। देखिए यह आपका यह ऊपर का क्षेत्र क्या है? तो यह फेफड़ा है। तो फेफड़ा के नीचे, वही लिखे वक्ष गुहा के नीचे, जो चेस्ट है उसके नीचे मिलता है कौन? डायाफ्राम। और नीचे से क्या है? तो अमाशय पेट है, और पेट के मिलता है ऊपर। तो वही लिखे हैं कि यह अमाशय के ऊपर और वक्ष गुहा के नीचे क्या मिलता है? तो डायाफ्राम देखने को मिलता है। ठीक है, यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर क्या है? स्थित है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है, यह संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, लिखें कि यह संयोजी ऊतक का, संयोजी ऊतक का बना होता है, यह संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। क्या बना होता है? तो डायाफ्राम। किसका बना होगा? तो संयोजी ऊतक का, संयोजी ऊतक का क्या बना होता है? डायाफ्राम। ये जो मोटी दिख रही है संरचना, ये डायाफ्राम किसका बना होता है? तो संयोजी ऊतक का बना होता है। कोई दिक्कत? यह निःश्वसन में, लिख दें इसको भी कि यह निःश्वसन में, यह निःश्वसन यानी एक्सपिरेशन, यानी सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। यह निःश्वसन में 80% योगदान देता है, 80% योगदान देता है, 80% योगदान देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि नासिका कपाट के पास एक चीज ध्यान दीजिए। देखिए नासिका कपाट के पास, नासिका कपाट के पास ओल्फैक्टरी, OLFACTRI ओल्फैक्टरी लैब, LAB ओल्फैक्टरी लैब पाया जाता है, ओल्फैक्टरी लैब पाया जाता है, ओल्फैक्टरी लैब पाया जाता है, जो हमें सुगंध का, एहसास कराता है, सुगंध का एहसास कराता है। देखिए जो नासिका कपाट है, हम पढ़े थे कि नासा छिद्र नासा कपाट, तो जो नासिका कपाट है ना, नासिका कपाट के पास में एक ओल्फैक्टरी लैब होता है, एक ओल्फैक्टरी लैब। इस ओल्फैक्टरी लैब का काम क्या है कि यह सुगंध हमको बताता है कि ये किस तरह का यह सुगंध आ रही है।
या फिर कैसा इससे सुगंध आ रही है। तो सुगंध के बारे में बताता है कौन? तो ओल्फैक्टरी लाइव। और ये कहाँ मिलता है? तो नासिका कपाट के पास मिलता है। कहाँ मिलेगा? नासिका कपाट के पास। तभी ना हम फूल को सूंघते हैं तो जानते हैं कि खूबसूरत महक रहा है कि खराब महक रहा है, कि किसकी सुगंध कैसी आ रही है। और यही नहीं रहेगा तो क्या चलेगा पता नहीं। तो देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो उसे समझ नहीं आता है कि कौन सा चीज़ कैसे महक रहा है। ओल्फैक्टरी जो लैब होता है इस प्रभावित हो जाता है तो समझ नहीं आता है, बहुत कम समझ आता है कि कौन किस तरह का उसमें से सुगंध आ रही है, समझ नहीं आता है। तो नासिका कपाट का क्या मिलेंगे? ओल्फैक्टरी लैब। इसका काम क्या है? तो सुगंध को एहसास कराने का काम करना, सुगंध को एहसास कराने का काम करना। देखिए ये जो डायफ्राम होता है तो डायफ्राम बच गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर। तो यह जो डायफ्राम है यह ना जब टूट जाता है, जब यह टूट जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। व्यक्ति की मृत्यु क्यों? क्योंकि वह केवल सांस को ले ही पाएगा, सांस को बाहर नहीं छोड़ पाएगा, सांस को बाहर नहीं छोड़ पाएगा। कौन? तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी वह, क्योंकि डायफ्राम टूट गया है। तो देखते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति गिरता है और गिरने के बाद मर जाता है, उसका ना हाथ टूटा ना पैर टूटा ना कुछ, लेकिन डैमेज कौन हो गया? डायफ्राम। डायफ्राम डैमेज हो गया। और जब डायफ्राम डैमेज हो जाएगा तो ऊपर ये हवा को खिसका ही नहीं पाएगा, दबा ही नहीं पाएगा, ये खुद अपने दब जाएगा बेचारा, और ये टूट गया तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, अब उनके भाई पेट में तो बच्चा है, वह जो ये डायफ्राम है, अब डायफ्राम भाई नीचे आ नहीं पाएगा, जब नीचे आ नहीं पाएगा तो ऊपर भाई दबाव भी नहीं डाल पाएगा। तो उस समय जो महिलाएं हैं वो सांस कैसे लेती हैं? उस समय सांस कैसे लेती हैं? तो उस समय उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो व्यक्ति का जो फ्लोटिंग रिब्स है, उस फ्लोटिंग रिब्स के माध्यम से यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत देती है क्या? सहायता। और ये देती है डायफ्राम थोड़ा बहुत सहायता, और तब जाकर के व्यक्ति सांस को पूरी तरह से ले पाता है। नहीं तो नीचे रहेगा बच्चा तो नीचे इसको जगह मिलेगा नहीं और ये ऊपर दबाव डाल नहीं पाएगा, तो व्यक्ति को सांस लेने में क्या थोड़ा बहुत वहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगा ना। चलिए अब चलते हैं हम इसके आगे। बताइए डायफ्राम कहाँ देखने को मिलता है? डायफ्राम बच गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर। अब बात कर लें थोड़ा फेफड़ा का। फेफड़ा, देखिए फेफड़ा, बात कर लें फेफड़ा। फेफड़ा को बोलते हैं लंग्स। क्या बोलेंगे? लंग्स। इसको बोलते हैं LUNGS। क्या बोलते हैं? लंग्स। लंग्स। इस फेफड़ा का काम क्या है ना? तो यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। लिख दें किसको कि यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। मुख्य श्वसन अंग है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। क्या? फेफड़ा मानव का मुख्य श्वसन अंग है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। आप देख पा रहे हैं कि एक इधर संख्या है, एक इधर संख्या है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2। लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी संख्या होती है? 2 होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दाहिना जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा, लिख दें कि दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। तो इधर से देखा जाए तो इधर से तो ये बाएं या दाएं, यानी यह जो फेफड़ा होता है कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है। किसके अनुसार? तो बाएं वाले फेफड़े के अनुसार। तो एक फेफड़ा इसमें क्या होता है? बड़ा। कौन? ये दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। वही लिखें कि दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। बताएं अभी आप लोगों को कि जो फेफड़ा होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन, यह ना एक पतली झिल्ली होती है। उसी पतली झिल्ली से यह ढका होता है। इसको लिखते हैं अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं इसको। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्लूरल यानी PUL ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको ध्यान दीजिए। प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। कौन? तो फेफड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फेफड़े को हम फुफ्फुस या फेफड़े को लिखें कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा को हम फुफ्फुस या फेफड़े को फुफ्फुस
फुफ्फुस फुफ्फुस फुसफुस फुफ्फुस या फुफ्फुस या प्लोरी या प्लूनरी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्लूनरी। क्या बोलेंगे? प्लूनरी। यानी PULMONNARY। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। पल्मोनरी MRY। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। पल्मोनरी भी कहते हैं। पल्मोनरी भी कहते हैं। पल्मोनरी भी कहते हैं। जो फेफड़ा है, फेफड़ा को फुफ्फुस कह लें या पल्मोनरी भी कह लें, दोनों क्या है? एक तरह से एक ही है। तो फेफड़ा को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें कि नेक्स्ट कि रक्त फेफड़ा में ही शुद्ध होता है। 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 ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो फेफड़ा कितने? 2। फेफड़ा 2। फेफड़ा क्या है? तो श्वसन का एक मुख्य अंग है। कौन? तो फेफड़ा। फेफड़ा में जो ये दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, यह किसका बना होता है? ये किसे ढका होता है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन से यह ढका होता है। यानी बाहर ना इसके क्या होते हैं? आवरण होते हैं। किसके? प्लूरल मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली होती है, उसी में यह पैक रहता है। ठीक है। फेफड़ा में को फुफ्फुस कह लें या पल्मोनरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फेफड़ा है, इसी में जो रक्त होगा, जो ब्लड होगा, वो क्या होता है? शुद्ध होने का काम करता है। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब सीखते हैं नेक्स्ट इसके आगे कि टिंडल वैल्यू क्या होता है। टिंडल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। टिंडल वैल्यू बात करें। टिंडल वैल्यू TINDAL टिंडल वैल्यू यानी VOLUME टिंडल वैल्यूम। टिंडल वैल्यूम क्या है? तो टिंडल वैल्यूम की बात करें कि व्यक्ति एक बार में कितना सांस ले रहा है और कितना सांस छोड़ रहा है, उसी को बोलते हैं टिंडल वैल्यू। क्या बोलेंगे? टिंडल वैल्यू। यानी एक बार में जितना सांस लेते हैं, लिखें कि एक बार में जितना सांस लेते हैं, जितना सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं, जितना सांस छोड़ते हैं, उसी क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं टिंडल वैल्यू बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? तो टिंडल वैल्यू बोलेंगे। TINDAL टिंडल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिंडल वैल्यू। VOLUME क्या बोलेंगे? टिंडल वैल्यू कहते हैं। टिंडल वैल्यू कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हैं, अभी मान लो कि हम सांस लिए और अभी हम सांस छोड़े, तो एक बार में हमने कितना सांस लिया और एक ही बार में हम कितना सांस छोड़े, उसी को बोलते हैं टिंडल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिंडल वैल्यू। इसको शॉर्टकट में आप TB भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? TB। क्या बोलेंगे? TB। शॉर्टकट में इसको क्या बोल देंगे? TB कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? TB। T से टिंडल और V से वैल्यू। क्या बोलेंगे? टिंडल वैल्यू। तो शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? TB टिंडल वैल्यू बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी उम्मीद करते हैं नहीं होगा। तो इसका एक बार आप पुनः स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं आगे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो मानव का जो फेफड़ा होता है वो किससे ढका होता है? मानव का जो फेफड़ा वो किससे ढका होगा? बताइए, अभी बताएं आप लोगों को किससे ढका होता है? प्लूरा मेम्ब्रेन ना। और शुद्ध ब्लड कहाँ होगा? शुद्ध हवा कहाँ होगा? तो फेफड़ा में। कहाँ होगा? फेफड़ा में। टिंडल वैल्यू किसे कहेंगे? तो एक बार में आपने जो सांस लिया और एक बार में आपने जो सांस छोड़ा, उसी को बोलते हैं टिंडल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अब आगे। देखिए, ध्यान दीजिए। अब चलते हैं आगे कि एक बार में टिंडल वैल्यू के माध्यम से व्यक्ति कितना सांस ले सकता है। तो टिंडल वैल्यू जहाँ जहाँ आएगा उसमें क्या लिखेंगे? TB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? TB। टी मतलब टिंडल वैल्यू। ठीक है। तो एक बार में टिंडल वैल्यू हम कितना लेते हैं? तो 500 ml। कितना लेंगे? तो 500 ml। यानी एक बार में हम 500 ml सांस को अंदर ले सकते हैं। कितने को? 500 ml। ठीक है। तो एक बार में टिंडल वैल्यू 500 ml होता है। कितना होता है? तो 500 ml होता है। तो जो TB है इसका मतलब क्या है? T से टिंडल, V से वैल्यू। तो एक बार में कितना ले सकते हैं? तो 500 ml ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 1 मिनट में टिंडल वैल्यू। 1 मिनट में, ये तो आपका एक बार में था टिंडल वैल्यू, लेकिन 1 मिनट में लिख दें कि 1 मिनट में
टिंडल वैल्यू, 1 मिनट में टिंडल वैल्यू, 1 मिनट में जो टिंडल वैल्यू होगा कितना होगा, तो हम बताए थे कि 500 तो एक बार में है। अब व्यक्ति 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है, तो 16 बार। कितनी बार लेता है, तो 16 बार। तो 16 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पाँचे 80, यानी 8000 ml। कितना हो जाएगा, 8000 ml प्रति लीटर कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्रति लीटर। प्रति एक तरह से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 लीटर। कितना हो जाएगा, 8 L कर लें, कितना हो जाएगा 8 L प्रति मिनट। ये इतना हम सांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद हम टोटल लंग्स कैपेसिटी बात करें। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी ये तो एक बार में इतना सांस ले रहे हैं, लेकिन 1 मिनट में कितना लेंगे, तो 8000 ml आप सांस लेंगे। कितना लेंगे, 8000 ml आप प्रति मिनट सांस लेने वाले हैं। ठीक है, अब देख लें कि टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी जो फेफड़ा है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वह सांस ले सकता है। टोटल, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी लिख लें कि टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ध्यान दीजिए, टोटल TOTAL टोटल लंग्स कैपेसिटी, LUNGS टोटल लंग्स कैपेसिटी, CAPA कैपेसिटी, CITY टोटल लंग्स कैपेसिटी। जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वह कितना होती है, तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु, एक बार में ली गई, एक बार में ली गई अधिकतम वायु, अधिकतम यहाँ लिखते हैं अधिकतम वायु, अधिकतम वायु को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसमें आप लिख दें कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको बोलेंगे शॉर्टकट में TLC। क्या बोलेंगे, TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, T से टोटल, L से लंग्स और C से कैपेसिटी। तो एक बार में जितना हम अधिकतम सांस लिए, एक बार में जितना अधिकतम हम सांस लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम हैं, एक बार में हमारा फेफड़ा कितने सांस को ऑब्जर्व कर पाएगा। जैसे पूरा एकदम सांस व्यक्ति ले लेगा, एक बार में कितना कर लिया अवशोषित, उसी को बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो हम लगभग कितना ले सकते हैं एक बार में, तो ध्यान दीजिए कि TLC यानी TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी लगभग में हम लेते हैं कितना, तो 600 ml यानी एक बार में 600 ml, या कह सकते हैं कि 6 लीटर या 600 ml होता है। ठीक है, होता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 600 से 6000 या 6000 कर लीजिएगा, एक जो और बढ़ा दीजिएगा, 6000 ml से 6000 ml का लें या 6 लीटर का लें। ठीक है, इतना हम एक बार में सांस को ले सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब टिंडल वैल्यू, नेक्स्ट आगे देखें कि टिंडल वैल्यू देखिए, टिंडल वैल्यू TINDAL टिंडल वैल्यू यानी VOLUM टिंडल वैल्यू, ये TLC का टिंडल वैल्यू TLC यानी टोटल जो टिंडल जो वैल्यू है वो टिंडल वैल्यू TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी का जो मात्र होता है वह लगभग कितना परसेंट होता है, तो 80%। मात्र लगभग 80% होता है, 80% होता है। जो ये टिंडल वैल्यूम है वो TLC का कितना होता है, 80% होता है। कितना होता है, 80%। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। इसको मिटा दें, चलिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने सीखा कि टिंडल वैल्यू और टोटल लंग्स कैपेसिटी को कितना है, तो कितना है, 1 मिनट में व्यक्ति कितना सांस ले सकता है, तो 8000 ml 8000 मिलीलीटर, या कह सकते हैं कि 8 लीटर। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट हम देख लें, कुछ नोट देख लें। नोट ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट में लिखते हैं कि जब कभी
सांस लेने में, जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति हमेशा बराबर नहीं रहेगा ना, कभी बीमार भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो कभी सांस लेने पर व्यक्ति को समस्या आती है तो उस सांस में वो हीलियम जो गैस होती है उसको साथ में व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो गया और जो ऑक्सीजन है वह भारी गैस होती है, वह सांस को नहीं ले पाता है, तो जब व्यक्ति आईसीयू में जो भर्ती होता है, देखते हैं उसके नाक में लगा देंगे नोजल, लोग लगा देते हैं, पूरा पाइप लगा देते हैं सांस लेने के लिए, तो उसमें हीलियम गैस भी उसको दी जाती है। और हीलियम गैस हल्की गैस होती है जो गुब्बारे में लोग भरते हैं। अब हीलियम गैस हल्का रहेगा तो उसके ऊपर दबाव कम पड़ेगा, अब बढ़िया से सांस ले पाएगा। नहीं तो मजे खरीद देंगे ऑक्सीजन तो उसको लेकर हॉट ही उसका जो फेफड़ा लेकर बैठ जाएगा, व्यक्ति सही मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो बीमारियों में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को भी लोग देने का काम करते हैं, उसी को नोट के रूप में लिखते हैं। आइए लिखते हैं कि जब कभी सांस लेने में सांस लेने में किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है, बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। किसके तहत? तो वेंटिलेटर मशीन के तहत उसे क्या देंगे? उसे सांस देंगे। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ लिखते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस मिला दिया जाता है। कौन सी गैस? हीलियम गैस मिला दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। ठीक है। सांस लेने व्यक्ति को दिक्कत ना हो इसलिए क्या मिलाते हैं? हीलियम नामक गैस को मिलाते हैं। कहाँ पर? वेंटिलेटर आईसीयू में मिलाते हैं। कहाँ पर? आईसीयू में। वेंटिलेटर का प्रयोग लिखें नीचे कि वेंटिलेटर का प्रयोग वेंटिलेटर का जो प्रयोग होता है कहाँ पर होगा? तो आईसीयू में होगा। कहाँ पर होगा? आईसीयू में होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब नोट नंबर 2 कर लीजिएगा। नोट नंबर टू। अब इसमें क्या है कि अधिक गहराई तक जाने वाला गोताखोर, अधिक गहराई तक जाने वाला गोताखोर, अधिक गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस
हीलियम गैस ले जाता है, हीलियम गैस ले जाता है, हीलियम गैस ले जाता है। कौन? तो गोताखोर। ठीक है, इसके बाद थर्ड आप नोट लिख लेंगे, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, इसमें वयस्क मानव 1 मिनट में, वयस्क मानव, वयस्क मानव 1 मिनट में, 1 मिनट में, वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार, 14 से 18 बार सांस लेता है, सांस लेता है, 14 से 18 बार सांस लेता है। और वही बच्चा की बात कर लें कि जो बच्चा होता है, वही बच्चा, छोटा बच्चा 1 मिनट में, छोटा बच्चा 1 मिनट में, छोटा बच्चा 1 मिनट में, 1 मिनट में 14 से 30 बार, 14 से 30 बार सांस लेता है, 30 बार सांस लेता है, 30 बार सांस लेता है, 14 से 30 बार सांस लेता है। कौन? तो छोटा बच्चा, क्योंकि छोटे बच्चे का जो हार्ट होता है वह छोटा होता है और जल्दी सांस लेता है और एकदम वह ऑक्सीजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी प्रति मिनट जो सांस लेने की जो दर हो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वयस्क का जो हार्ट होता है वो बड़ा होता है, वह अधिकांश ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर सकता है, सूख सकता है। तो 1 मिनट में कितनी बार? 14 से 18 बार, और बच्चे 14 से 30 बार। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो भारी गैस होती है, तो जो गोताखोर होते हैं वो अंदर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? तो हीलियम साथ में गैस लेके जाएंगे, ताकि उन्हें सांस लेने को दिक्कत परेशानी न हो। और ये जो बीमारी होती है और व्यक्ति एकदम कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, तो उस स्थिति में जब व्यक्ति आईसीयू में जब भर्ती होता है तो उसे वेंटिलेटर के माध्यम से उसे ऑक्सीजन के साथ साथ जो हीलियम नामक गैस है वो भी उसको दी जाती है, ताकि उसे सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, यह सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसे आप एक दूसरे के यहाँ शेयर कीजिएगा जितना अधिक से अधिक हो सके, और अच्छा लगा होगा तो एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा कि आपको यह जानकारी कैसा लगा, सेशन कैसा लगा। आप इसमें अपना विचार विमर्श देंगे, आप अपना जो कमेंट बॉक्स में अपना विचार देंगे तो उससे मुझे भी कुछ सीख मिलेगा, तो इस पर अपना विचार दें। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी लगा होगा आप बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नमस्कार, धन्यवाद।